साथ और अच्छी बेटर जॉब जो हो उसको एक्सेप्ट बिल्कुल। करना। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोदी मेवरिया जागो लोधी समाज के इस पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या मुलाकातें और संवाद में हमारी में रचना सिंह ठाकुर जो हाल ही में मनोविज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुई है, उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके पहले भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विकास में भी रही हैं, दृष्टि में भी उन्होंने काम किया है, अन्य गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब भी काफी सारे किए हैं उन्होंने। वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगी और इस प्रकार तक वो कैसे पहुंची बताएंगी। जी आपका हार्दिक स्वागत है आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। जी। सबसे पहले लोग आपके अपने बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके कृतित्व के बारे में, तो अपने फैमिली और अपने बारे में थोड़ा बताएं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो पूरे जागो लोधी समाज के सदस्यों को मेरा नमस्कार। और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस मंच पे मुझे इंट्रोड्यूस कराया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, मैं डॉक्टर रचना सिंह ठाकुर, अ, अभी हाल ही में मेरी पोस्टिंग एज़ असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल में हुई है। और इसके पहले भी मैं कई सालों से लगातार अलग-अलग पदों पे, अलग-अलग विभागों में काम करती रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी स्कूलिंग के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरी सारी स्कूलिंग जबलपुर से हुई है। मैंने बीए, एमए मानकुमर बाई कॉलेज जबलपुर से किया हुआ है। उसके बाद मैंने बीएड और पीजी डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग में पीएसएम कॉलेज जबलपुर से किया है और फिर पीएचडी मैंने रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर से की है। ये सारी पढ़ाई के दौरान भी मैं विभिन्न पदों पे काम करती रही हूँ, साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करती रही हूँ। और मेरे फैमिली में हम 4 बहनें और 1 भाई है, 5 भाई-बहन हैं हम लोग और मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ मैं। पिताजी मेरे लोधी समाज में बहुत एक्टिव रहे हैं शुरू से, थोड़ा राजनीति में भी रहे हैं। तो एक जो नेतृत्व वाले गुण हैं या सिविल सर्विसेज में आने का जो प्रेरणा स्रोत है, वो हमारे पिताजी हैं। हम सारी बहनें-भाई सब अच्छे-अच्छे पदों पर वर्तमान में पदस्थ हैं और वो भी एक मोटिवेशन का कारण रहा है कि सब एक-दूसरे को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाते रहे, मोटिवेट करते रहे। तो परिवार का बहुत अहम रोल रहा है मेरे आगे बढ़ने में। और मेरी जो परिवार के सदस्यों के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी श्रीमान ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी हैं। माता मेरी श्रीमती कुसुम सिंह ठाकुर हैं
और मेरी बड़ी बहन है रजनी सिंह, और वो भी अभी पीजीटी हिस्ट्री में सिलेक्ट हो गई हैं एमपी में ही। और मेरे बड़े जिया जी हैं अतिबल सिंह राजपूत जी, वो आलोक अभी पीडब्ल्यूडी में एसडीओ हैं, नोएडा में पोस्टेड हैं। और आलोक संघ के बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, जो उस आलोक संघ को, जो कर्मचारी अधिकारी संघ है लोधी समाज का, उसको आगे बढ़ाने में अपना जितना योगदान दे सकते हैं दे रहे हैं। मेरी सेकंड नंबर की जो बड़ी दीदी है नीतू सिंह गुप्ता, वो तहसीलदार हैं, भोपाल में पदस्थ हैं अभी। और जो दूसरे नंबर के जिया जी हैं भुवन गुप्ता, वो भी तहसीलदार हैं, भोपाल में निर्वाचन आयोग में पदस्थ हैं। फिर तीसरा नंबर मेरा है, और मेरे से छोटी बहन है सपना लोवंशी, वो भी आयुष्मान विभाग में हेल्थ डिपार्टमेंट में है अभी। एज अ डिप्टी कलेक्टर वो चयनित हुई थी 2007 में एमपीपीएससी के थ्रू। और उनके हस्बैंड हैं मनीष लोवंशी जी, जो कि वर्तमान में एडीजे हैं और बुधनी में पदस्थ हैं। मेरा छोटा भाई है मनमोहन सिंह ठाकुर, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में एज अ मैनेजर पोस्टेड है। मेरी भाभी हैं श्रीमती वर्षा ठाकुर, वो कैनरा बैंक में है, मैनेजर के तौर पे वो भी पदस्थ हैं वहां पर। तो पूरी फैमिली हमारी अपना एजुकेशन, अपनी मेहनत के कारण अपने अलग अलग पदों पे और डिफरेंट डिफरेंट विभागों में पदस्थ हैं। और मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि बहुत आसान नहीं है किसी पद को पाना, उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था बीएड करते हुए, और उस टाइम मेरा बीएड मैं परस्यू कर रही थी, और पीसीएस का फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई किए, बट फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। फिर उसका कहीं ना कहीं कारण था कि बीएड साथ में चल रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्ब रही। और उसके बाद फिर मैंने अपनी जो सिलेक्शन नहीं हुआ उसको भी पॉजिटिव वे में लिया। जहाँ कमियां रह गई थी अ, उनको दूर किया, अपने व्यक्तित्व को निखारा। और फिर मैंने आगे अपने चलती गई, और फिर मैंने टीजीटी सोशल साइंस में मेरा सिलेक्शन हुआ, और जबलपुर मुझे पोस्टिंग मिल रही थी। बट मैंने वो ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे दिमाग में उस वक्त ये था कि बीएड करते हुए मैंने अपना जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होने का कहीं ना कहीं कारण ये रहा होगा कि मेरा बीएड भी था, चल रहा था, तो मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। तो मैंने दूसरा जॉब जो भी मुझे मिला, परमानेंट जॉब, मैंने ज्वाइन नहीं किया, फुली कॉन्सेंट्रेट किया अपने एग्जाम के लिए। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि ये मेरी एक मिस्टेक थी। मुझे उस जॉब को ज्वाइन कर लेना चाहिए था जो भी मुझे मिला था, क्योंकि जब आप टीचिंग लाइन में जाते हो तो आधी प्रिपरेशन आपकी वैसे ही हो जाती है, और सेकंड आपको एक एक्सपोजर मिलता है लोगों से मिलने का, बात करने का, इंटरेक्शन करने का, जो कि आपके इंटरव्यू जब होता है उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार होता है। और इसलिए मैं अपने जो भी युवा साथी हैं, उन लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ अपने अनुभव से सीखते हुए, कि अगर आपका गोल बहुत बड़ा है, पर उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास सब गोल्स होने चाहिए, छोटे-छोटे गोल्स, जिनको आप पाते हुए अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। तो वो मेरा एक सब गोल होना चाहिए था उस टाइम पे, जिसको अचीव करते हुए मुझे सिविल सर्विसेज को पाना था, जो कि थोड़ा और जल्दी मुझे मिल जाता, बट मैंने उसको छोड़ दिया। तो ये गलती कोई और व्यक्ति ना करे, जो भी जॉब मिलता है उसको फर्स्टली जॉइन कर ले, और उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टारगेट है उस पर फोकस करे। इसके बाद मैंने आगे जब पढ़ाई जारी रखी अपनी, तो फिर मैंने जॉब करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैंने दृष्टि पब्लिकेशन जॉइन किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस चीज़ की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसी से रिलेटेड मैं कंटेंट लिख रही थी, बुक्स पढ़ रही थी। तो वो मेरे एग्ज़ाम्स में आगे जो भी मैं देने वाली थी, उसमें मुझे बहुत मददगार साबित हुआ। और फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग आप होते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप जब तक पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, आप फैमिली पर डिपेंड नहीं हैं। और उसके बाद फिर मेरा चूँकि साइकोलॉजी बैकग्राउंड था, मनोविज्ञान से मैंने पीएचडी किया था, पीजी डिप्लोमा किया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, जिसमें मैंने उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया था। तो मुझे उस तरफ मेरा रुझान हुआ। मैंने एज़ अ काउंसलर केवी मंडला, नरसिंहपुर,
जबलपुर में 1STC स्कूल में एज़ अ काउंसलर अपनी सेवाएँ दी और उससे भी मेरी पर्सनैलिटी बहुत पॉज़िटिव वे में सामने आई। चीज़ों को मैंने मतलब अपनी जो पढ़ाई को अपने अपने आगे के अनुभवों के साथ जब मैंने जोड़ा, तो उसमें मेरी पर्सनैलिटी और एनहांस हुई। दृढ़ निश्चय आया कि मुझे अपना जो भी गोल है उसको उसको अचीव करना है। क्योंकि मैं सैटिस्फाइड नहीं थी एज़ अ काउंसलर। वो कोई परमानेंट जॉब नहीं था, सेंट्रल स्कूल में काउंसलर की पोस्ट है, पेमेंट बहुत अच्छा है बट वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होता है। और फिर उसके बाद मैंने चूँकि परमानेंट मुझे एक जॉब चाहिए था, तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट का उस टाइम पे डब्ल्यूसीडी का फॉर्म निकला, महिला बाल विकास विभाग का मैंने भरा और यकीन मानिएगा उस टाइम पे मेरी बिटिया 2 महीने की थी। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम पे मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था, वो मुझे काम आया। पढ़ा मैंने कुछ भी नहीं था। जितना चाइल्ड साइकोलॉजी और मेरे जो अनुभव थे, उसके आधार पे मैंने एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम को क्लियर किया, जो कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे थे उस एग्ज़ाम में। काफ़ी दिनों बाद इतनी वैकेंसीज़ आई थी, तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करना भी आसान नहीं था। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो भी पढ़ाई है वो कभी बेकार नहीं जाती। आप जो भी एग्ज़ाम अपीयर करते हैं उसमें आपका पढ़ा हुआ, आपका आपका अनुभव किया हुआ चीज़ें आपके काम आती हैं। पुराने जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे कि किस तरह से एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए, कौन-सी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। ये जो मैंने पुराने एग्ज़ाम्स दे रखे थे उनसे उनसे मैंने सीखा और इसको अचीव किया डब्ल्यूसीडी के। और फिर उसके बाद मैंने पीएचडी कर रखा था। इसी दौरान कम से कम 91 के बाद अभी 2018 में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के फॉर्म निकले। अब चूँकि मैं ऑलरेडी जॉब में थी, बिटिया मेरी छोटी थी, तो और जो आपने साइकोलॉजी जो आपका बैकग्राउंड था वो छूटे हुए बहुत टाइम हो गया था। तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना वो भी साइकोलॉजी से पोस्ट 20 पोस्ट थी ऑल ओवर एमपी में, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से भी लोग फॉर्म भर सकते थे। तो 20 बहुत अ मतलब कम थी पोस्ट जो देखा जाए कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा थे और आपके पास एक जॉब था, उसमें भी आपको कर्तव्य पालन करना है। आप एक मदर हैं, पारिवारिक ज़िम्मेदारी निभानी है, बच्ची को क्वालिटी टाइम देना है। तो ये बहुत आसान नहीं था। आपको छुट्टियों की प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में होते हो। तो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए आपको मुझे सिर्फ़ हार्डली 2 वीक्स का टाइम मिला था। पर उन 2 वीक्स में मैंने अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दिया। उसमें परिवार का सहयोग रहा, बच्चों को मेरे माता-पिता ने सँभाला उस दौरान। तो मैं पढ़ पाई और एग्ज़ाम दे पाई। और एग्ज़ाम क्रैक करने में मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, मैंने फ़ोकस किया जब भी आप लोग अपना गोल डिसाइड करें, तो जो सिविल सर्विसेज़ हैं, वो 3 लेवल के एग्ज़ाम हैं। एक तो प्री है, फिर मेंस है और फिर इंटरव्यू है। तो तीनों जो राउंड होते हैं, तीनों एलिमिनेशन के राउंड होते हैं। तो जब हम अपना गोल डिसाइड करें या तो हमें ये देखना चाहिए कि कितने कम राउंड हैं, कितने कम लेवल हैं, जिसमें हम एलिमिनेट होते हैं, तो हम फिर से ज़ीरो से हमें शुरुआत करनी पड़ती है। तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम में मैंने जब ये देखा कि वो सिर्फ़ रिटन एग्ज़ाम के थ्रू आपको सिलेक्शन दे रहा था, मतलब वन स्टेप एग्ज़ाम था। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि वो 20 में से 1 पोस्ट मेरी है और मुझे उसे क्रैक करना है। टाइम कम था। हाँ, जो भी बेसिक बुक्स थी, मैंने कोई बुक्स नहीं ली। कोई मेरे पास लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं थे क्योंकि पिछले 10-20 सालों से एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था। तो इसमें भी मेरा फिर जो पुराने सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम्स थे, उस टाइम की तैयारी मेरे काम आई और मैंने अपने आप को फ़ोकस किया कि कैसे एग्ज़ामिनेशन हॉल के स्ट्रेस से बचना है, कैसे आपको वहाँ पे अपीयर करना है क्वेश्चन्स को, बिल्कुल जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम दिया और उसको क्रैक किया। तो ये और अभी मैं एक्सीलेंस कॉलेज में एज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी पदस्थ हूँ। तो ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही थी और इतने टफ एग्ज़ाम को क्लियर करना आसान काम नहीं था। बिना साइकोलॉजी के मैं ये सब नहीं कर पाती। इससे ये मेरी जो पर्सनैलिटी थी, डिटर्मिनेशन, ऑप्टिमिस्टिक रहना, हार्ड वर्क, सारी चीज़ें काम आई। जो भी मैंने इतने सालों के दौरान मैंने जितने काम किए, उसमें जो भी मैंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, वो सभी चीज़ें मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में इवन अब आगे जो भी सर्विसेज़ कंटिन्यू रखूँगी, उसमें मेरे बहुत काम आया।
जी मोहन जी, थैंक यू। जी, बिल्कुल, आपने बताया कि पिछला एक्सपीरियंस किस तरह से काम आया और ये भी बताया कि पिछले अनुभव और बाकी जो जॉब का था, बाकी काम का था, उसको भी आपने किस तरह से लिया। जी। और इसके अलावा लोग ये जानना चाहते हैं कि इन सब के बीच में आप अपनी रुचि और बाकी शौक और जो हॉबीज़ थी, उसको किस तरह अ, से उनकी सेटलमेंट में किस तरह हेल्प की उन्होंने? रुचिज़ एंड हॉबीज़ के बारे में पूछ रहे हैं आप? हेलो? 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 मैम आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं बट यस वो जी। बिल्कुल हॉबीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। हॉबीज़ एंड रुचिज़ को मैंने अब मतलब अपनी जो थी इंटरेस्ट थे, उनको कैसे मैंने कंटिन्यू किया इतने बिज़ी शेड्यूल में। सर, जो रुचि और हॉबीज़ होती हैं, वो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपके बहुत मददगार होती हैं। उनके बिना आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरी जो है जो हॉबी है मेरी वो है मतलब ड्राइंग, पेंटिंग ये सब है। तो जब भी मैं अपने आप पे वर्कलोड महसूस करती हूँ, तो मेरी बिटिया भी बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेती है और उसने सीखा नहीं है, इतना प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। तो हम और वो दोनों जब भी हम बोर होते हैं या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो हम दोनों ड्राइंग कॉम्पिटिशन करते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी जो हॉबी है उससे भी जुड़ी रहती हूँ, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं और मैं अपनी बिटिया को भी कुछ सिखा पाती हूँ इन सब चीज़ों से। और उसके बाद मैं बहुत फ्रेश महसूस करती हूँ, दोबारा अपने कर्तव्य पालन में उसी मोटिवेशन के साथ जुट जाती हूँ। जी। ये चीज़ें आपके खुद के पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए और जॉब के लिए किस तरह से सहायक सिद्ध होती हैं? और उसमें कैसे आपका परफॉर्मेंस इससे बेटर हो सकता है? थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ। जी, 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 बिल्कुल। देखिए मैंने जब डिफरेंट जॉब किए, तो हर जॉब का रोल अलग था। उस रोल को बखूबी निभाने के लिए अगर आप अपना रोल का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, रोल मैनेजमेंट इन द सेंस कि आपको जो भी कर्तव्य मिले हैं, आपको उनको पूरा करना होगा, है ना? पर किसके मतलब पूरा करना है अपने डेडिकेशन के साथ, पर ऐसा भी नहीं कि उससे आपकी फैमिली लाइफ स्पॉइल होए, इतना वर्कलोड भी नहीं लेना है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, तो फर्स्टली तो मैं अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट में मेरा जो मेन कंसंट्रेशन रहता है, वो ये रहता है कि डेली मुझे क्या काम प्राथमिकता के अनुसार करने हैं, उनको मैं डिसाइड करती हूँ। उसमें फैमिली का के लिए, बच्ची के लिए कितना टाइम देना है, उसके एजुकेशन का ध्यान रखना है, अपने जो ऑफ़िस के दायित्व हैं, उनको पूरा करना है। तो जब तक आप अपनी प्रतिदिन की क्या करना है, क्या नहीं, प्राथमिकता लिस्ट नहीं बनाएँगे, वो काम आपको एक एक रात पहले ही कर लेना होगा, तब तो आप सुबह से उसको कर पाएँगे। जब ये काम करते हैं, तब आपके टाइम मैनेज हो जाता है, आपके पास टाइम बचता है चीज़ों के लिए। फिर दूसरा रोल मैनेजमेंट। आप जब अपने कर्तव्य दायित्वों को पूर्ण करते हैं, तो जब आप अपने कर्तव्य को अच्छे से करते हैं, तो कई बार ये होता है आपके ऊपर और दायित्व ऑफ़िशियली लाद दिए जाते हैं। तो आप उनको मतलब मना भी नहीं कर पाते हैं कई बार। बट मैंने चीज़ों को ना करना भी सीखा कि नहीं, ये आज की मेरी लिमिट है, इसके बाद मैं नहीं कर पाऊँगी, इसको मैं नेक्स्ट डे करूँगी। इस तरीके से। तो आपको मना करना भी आना चाहिए चीज़ों के लिए। ये भी एक 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 आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का और वो भी मतलब नेगेटिव वे में नहीं, पॉज़िटिव वे में, कि नहीं मैं ऐसे करूँगी पर आज की मेरी लिमिट फिनिश हो चुकी है, अब इससे मैं कल करूँगी क्योंकि मेरे और भी दायित्व हैं। इस तरह से आप अपने सभी तरह के रोल को, माँ के रोल को, सभी चीज़ों को आप निभा सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए। सपोर्ट ग्रुप इन द सेंस फैमिली आपको सहयोग करे। आपके फ्रेंड्स हैं, पॉज़िटिव लोगों से पॉज़िटिव थॉट से भरे हुए लोग आपके आस-पास होने चाहिए, तभी आप पॉज़िटिव एनर्जी के साथ काम कर पाएँगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको बनानी पड़ेंगी। आपके सर्कल में इस तरह के पॉज़िटिव लोग होने चाहिए, जब आपको ज़रूरत हो आपके हेल्प करें, जहाँ आप गलत हो आपको बताएँ और जहाँ पे आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत हो, वो बिना बहाना किए आपका सपोर्ट करें और आपको पॉज़िटिव वे में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहें। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी और तब तक आप कुछ नहीं कर पाएँगे। इसी तरह से मैंने एक्सरसाइज़, रिलैक्सेशन को अपनी रूटीन में
प्राथमिकता दी है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, रिलैक्स नहीं होंगे, योगा नहीं करेंगे, आप कंसंट्रेट होके चीज़ों को नहीं कर पाए, आप पैनिक हो जाएँगे। तो आप स्मूथली सारे काम कर सकें, उसमें ये सारी चीज़ों का बहुत अहम योगदान होता है। जी। महिला बाल विकास में जो आपने काम किया है, उसको लेके थोड़ा बताएँ कि वो किस तरह से हमारे सबके लिए उपयोगी है? अ, जी, महिला बाल विकास विभाग में मेनली जो योजनाएँ चलती हैं, जैसे कि है सबसे प्रथम योजना तो है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना बहुत सक्सेसफुल योजना रही है। इसमें काफ़ी बच्चियों को आगे एजुकेशन जारी रखने में मदद मिली है। इसके साथ ही अपने समाज में जो होता है कि बच्चियों को जन्म लेती हैं तो अच्छा नहीं माना जाता। पर इस योजना के थ्रू जो फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, वो बच्चियों के फ्यूचर के लिए भी बहुत मददगार साबित है और फैमिली में उनके एक्सेप्टेंस को लेकर भी इस योजना का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस योजना को 2006 में स्टार्ट किया गया था। जो भी प्रथम जन्मी बालिका है, उसको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलता है। उसमें शर्त पहली ये होती है कि वो परिवार जो हो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो और बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र हो, संपूर्ण उसका टीकाकरण हो गया हो बच्ची का। फिर महिला बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू इनका फॉर्म भरा जाता है। बच्ची रजिस्टर्ड होती है उस आंगनवाड़ी सेंटर में, जो कि उसके मोहल्ले या नियरेस्ट जहाँ पर भी होता है। इसका लाभ ये होता है कि जब बच्ची 6th क्लास में जाती है, 9th क्लास में जाती है और 11th-12th क्लास में जाती है, तो उसे स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा अगर उसने 18 वर्ष की आयु तक विवाह नहीं किया है, तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बच्ची को 1,18,000 का चेक उनके खाते पे जाता है। 1 लाख कैश मिलता है और 18,000 उनको जो 6th, 9th, 11th, 12th की स्कॉलरशिप है, उसके थ्रू उनको मिलता है। तो इससे बच्ची को एक्चुअली हायर एजुकेशन में हेल्प मिलती है, उस टाइम पे जो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात उनका एक तो जो योजना है उसकी शर्त ये है कि बच्ची प्रथम बालिका जन्मी हो या दूसरी बालिका जन्मी हो तो उसमें परिवार के जो माता-पिता हैं उनको ऑपरेशन दोनों में से किसी एक को परिवार नियोजन अपनाना होता है। तो एक तो आपकी फैमिली अ, बहुत बड़ी नहीं हो पाती है ना? योजना के लाभ पाने के लिए। तो आप 2 बच्चों पे अच्छे से कॉन्संट्रेट करके उनका आर्थिक रूप से और उनकी पढ़ाई-लिखाई का अच्छे से आप देखभाल भी कर पाते हो बच्चों की, क्या पढ़ रहे हैं, कैसा नहीं, है ना? एक तो ये मोटो पूरा होता है। दूसरी बात बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए आपको 6th, 9th, 11th, 12th में स्कॉलरशिप मिल रही है। उससे बच्ची की पढ़ाई को ब्रेक होने का कोई चांस नहीं रहता। बच्ची अपनी पढ़ाई आराम से अपनी स्कॉलरशिप के थ्रू कर सकती है। फिर इसकी तीसरी शर्त ये है कि बच्ची 18 वर्ष तक विवाह ना करे। 18 वर्ष तक विवाह ना करें, तो बाल विवाह में भी कहीं कहीं न कहीं हमें रोकने में मदद मिलती है। तो एक योजना से कई सारी चीज़ें हमारे मोटो क्लियर होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। प्रथम जन्मी बालिका और द्वितीय अगर जन्मी बालिका है, तो दोनों इस योजना के पात्र होते हैं। इसमें एक मुख्य बात बस ये है कि माता-पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए। फिर जो एक दूसरी योजना है, इसमें समेकित बाल विकास योजना, महिला बाल विकास विभाग की इस योजना में जो 0 से 6 वर्ष के मतलब जन्म लिए हुए बच्चे से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती माताएँ और धात्री माताएँ, इन सभी को पूरक पोषण आहार प्रोवाइड किया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू। इनको स्वास्थ्य सेवाएँ दी जाती हैं, टीकाकरण की सेवाएँ दी जाती हैं, समय-समय पर स्वास्थ्य और हाइजीन से रिलेटेड समझाइश दी जाती है। तो जो आंगनवाड़ियाँ होती हैं वो मैक्सिमम स्लम एरियाज़ में होते हैं। वहाँ के लोगों को ना जागरूक होते हैं, ना पढ़े-लिखे होते हैं, ना आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। तो इस योजना से हमने देखा है इतने नीडी बच्चे हैं, उनको और इसमें अनौपचारिक शिक्षा का भी प्रावधान है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है आंगनवाड़ी केंद्रों पे। तो ये जो समेकित बाल विकास योजना है, ये अपने आप में इतनी परिपक्व परियोजना है कि बच्चे को जो बेसिक जहाँ पे बच्चे 5 साल का होने तक अपने मस्तिष्क का 90% विकास कर लेता है, अगर ये योजना नहीं होती तो कई सारे बच्चे, गर्भवती माताएँ, धात्री माताएँ उस समय जो उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, स्वास्थ्य और हाइजीन की जो समझाइश चाहिए है, उसके अभाव में अपना जीवन खो देते हैं या बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है। तो उन सब चीज़ों में ये योजना बहुत मददगार साबित होती है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये। फिर उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय पोषण मिशन स्टार्ट किया था। राष्ट्रीय पोषण मिशन
2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था इसे। इसमें जो राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना है, इसमें भी 0 से 6 वर्ष के बच्चे, धात्री माताएँ और गर्भवती माताएँ और किशोरियों, इनमें पोषण आहार की पूर्ति करना, एनीमिया से बचाव, उनके लक्षण, रोकथाम के उपाय और ये जो किशोरी बालिकाएँ हैं, इनके लिए उदिता योजना, इसमें सैनिटरी पैड का किस तरह से यूज़ करते हैं और कितना इम्पोर्टेंस है उसका लाइफ में और हाइजीन का कितनी ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पे हम लोग कॉन्संट्रेट करते हैं। और जो टीएचआर होता है, टेक होम राशन, उसको किस तरह से यूज़ करना है और इसमें एक हम लोगों का मेन रोल होता है कि इसमें जो स्थानीय स्तर पे उपलब्ध संसाधन हैं, जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे मुनगा पत्ती है, सहजन है और आंवला है, कैथा है, बेर है, जो भी चीज़ें आपके स्थानीय स्तर पे उगाई जाती हैं जहाँ पर भी, उससे आप उन सामानों को इस्तेमाल करते हुए कितना पौष्टिक आहार आप ग्रहण कर सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस उनको बताई जाती है, समझाई जाती है, रेसिपीज़ बताई जाती हैं। तो जैसे भाजियाँ हैं, उनको नहीं पता कि किस तरह से यूज़ करना है, क्या करना है, पालक है, मेथी है, बहुत कॉस्टली चीज़ें नहीं हैं, चना है, गुड़ है, इन सब चीज़ों को एक तिरंगा थाली का कॉन्सेप्ट है कि ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन चीज़ें हमारी थाली में शामिल होनी चाहिए। तो उनको उनकी लैंग्वेज में, सधी हुई भाषा में, स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के थ्रू न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है। जिसको वो अपने मतलब एक तरह से व्यवहार परिवर्तन हम लोग उनका करते हैं, जो भी उन लोगों का लाइफ में गलत चीज़ें किस तरह से हाथ धोना है, कब-कब हाथ धोना है, तब खाने का इस्तेमाल करना है। छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जो उनको समझाई जाती हैं और समझा-समझा के बार-बार जब बोला जाता है, तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन निश्चित है और उससे उनका और उनके परिवार में मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो वैसे ही अर्निंग कम है और अगर कोई बीमार हो जाता है तो सारा पैसा उसमें चला जाता है। तो बच्चे की एजुकेशन बाधित होती है उस परिवार के। तो इन सब चीज़ों को रोकने में बहुत मददगार साबित है राष्ट्रीय पोषण मिशन। उसके बाद एक योजना है वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर इसको सखी भी बोला जाता है। इसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएँ होती हैं, उनको एक ही छत के नीचे आश्रय प्रोवाइड कराया जाता है, पुलिस सहायता प्रदाय की जाती है, विधिक सहायता प्रदाय की जाती है और जहाँ ज़रूरत होती है उनको काउंसलिंग उनकी की जाती है, उनका कौशल संवर्धन का प्रयास किया जाता है, ताकि वो कहीं अपने आप को पुनर्स्थापित कर सकें। तो ये हर जिले में वन स्टॉप सेंटर होता है, सखी जिसको बोला जाता है। तो इस योजना को लॉन्च किया गया है और इसमें 18 वर्ष से कम उम्र की भी बच्चियाँ जो घरेलू हिंसा से पीड़ित रहती हैं, उनके लिए भी इसमें काम किया जाता है। फिर से इसके बाद होती है समेकित बाल संरक्षण योजना, जो हम कहीं पर भी जाते हैं, समाज में देखते हैं कि कचरा बीनने वाले बच्चे होते हैं या बच्चे किडनैप हो गए हैं, गुमशुदा हो गए हैं, पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन बच्चों की कस्टडी किसे दी जाए, है ना? या बच्चों को छोड़ गए हैं कहीं पर भी पैदा हुए बच्चे, लड़की हुई, उसको मंदिर में छोड़ गए या कहीं भी छोड़ गए, तो इन बच्चों का क्या किया जाए? उनको कैसे पुनर्वास उनका किया जाए? या कुछ बच्चे इस तरह से होते हैं कि पेरेंट्स किसी क्रिमिनल केस में या किसी में फँस गए, उन्हें जेल हो गई है, तो अब बच्चे निराश्रित हो गए हैं, उन बच्चों का कैसे पुनर्वास किया जाए? इसके लिए समेकित बाल संरक्षण योजना है। इसमें हर जिले में बाल कल्याण समिति बनाई गई है। उनकी देख-रेख में इन बच्चों को पुनर्वासित किया जाता है। उनकी शिक्षा को आगे कंटिन्यू किया जाता है और उनको कौशल संवर्धन सिखाया जाता है ताकि वो अपने जीवन को पुनर्स्थापित कर सकें। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो कि और इनको जो बेसहारा बच्चे हैं, उनके लिए भी काम किया जाता है। भीख माँगने वाले बच्चे हैं, उनको रेस्क्यू किया जाता है, उनको पुनर्स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से ये जो है महिला बाल विकास विभाग बहुत सारी अच्छी-अच्छी योजनाएँ जो कि समाज के, महिलाओं के और बच्चों के कल्याण के लिए है वो काम कर रही है। इसके अलावा हम लोग किशोर न्याय अधिनियम वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं। हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं। हम जो महिला बाल विकास के साथ जो वर्किंग हैंड्स हैं, एनजीओज़ हैं जैसे भोपाल में आरंभ संस्था है, बहुत सारी संस्थाएँ हैं, वो काम कर रही हैं। बाल विवाह रोकने में हम लोग सहयोग करते हैं और जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएँ होती हैं, उनकी काउंसलिंग और इन सब की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी योजना है लालिमा योजना।
लालिमा योजना में एनीमिया की रोकथाम वो चाहे बच्चों में हो, किशोरियों में हो या गर्भवती या धात्री माताओं में हो या लड़कों में जो होता है, लड़कों में भी होता है एनीमिया। तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है कहीं पे। तो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स और बच्चों के लिए सीरस प्रोवाइड किए जाते हैं। हफ्ते में 2 दिन ये खिलाया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर्स में। इसके साथ ही उन लोगों को एनीमिया के क्या कारण होते हैं, उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में बताया जाता है। और एनीमिया का बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह से वो आपके आगे की चीज़ों को बाधित करता है। एक जो कुपोषण का साइकिल होता है, वो किस तरह से वर्क करता है एनीमिक लोगों के ऊपर, उसके बारे में फ़ोकस किया जाता है और उससे रोकथाम के उपाय बताए जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी-अच्छी योजनाएँ हैं जो महिला बाल विकास विभाग में चल रही हैं, जिससे सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि भले ही आपको उसकी आवश्यकता ना हो, बट आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग होंगे, जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो आप उन्हें बताएँ, जो भी इस मंच से इन सारी योजनाओं के बारे में सुन रहे हैं, वो इन्हें इन योजनाओं को आगे बताएँ। एक और योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जो कि अभी 2018 में ही लॉन्च हुई है, 17 में लॉन्च हुई है। इस योजना के तहत गर्भवती माताओं का अर्ली रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जो प्रथम अ, बार गर्भवती माताएँ होती हैं, उनको 3 किश्तों में राशि प्रोवाइड करी जाती है, ताकि वो अपना और गर्भावस्था के दौरान अपना और अपने बच्चे का प्रॉपरली ध्यान रख पाएँ। इसमें 3 लक्ष्य की पूर्ति होती है। पहला तो जैसे ही गर्भावस्था का पता चलता है, तो अर्ली रजिस्ट्रेशन वो करवाती हैं आंगनवाड़ी सेंटर में। जिससे कि उनको जो प्रथम 3 माह में जो भी उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए और जो फॉलिक एसिड स्टार्ट करना चाहिए, जो कि बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये बात कई पढ़े-लिखे लोग भी नहीं जानते हैं कि गर्भावस्था का प्रथम 3 माह कितना इम्पोर्टेंट होता है, जब फॉलिक एसिड तभी स्टार्ट किया जाता है और बच्चे का जो आपके बॉडी जो भ्रूण होता है, उसका जो ब्रेन का पीछे का पार्ट होता है, वो उस फॉलिक एसिड से ही डेवलप होता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस योजना से, जो कि अर्ली रजिस्ट्रेशन जिसका मुख्य उद्देश्य है गर्भावस्था का, ये पूर्ति होती है। दूसरा, इसमें जब गर्भावस्था के जो जितने भी त्रैमास होते हैं, उन सभी में इनका प्रसव पूर्व जाँच होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट, माँ एनीमिक है कि नहीं, कोई और रिस्क तो नहीं है, हाई रिस्क की माताएँ हैं, उनका पता चल जाता है। तो ये जो मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है, इसको भी कम करने में बहुत योगदान मिलता है। तो अगर प्रसव पूर्व जाँच हो रही है, आयरन की टैबलेट्स, कैल्शियम, ये सब मिल जा रहा है, प्रॉपरली चेकअप हो पा रहा है, तो मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को और एक स्वस्थ शिशु के जन्म लेने में बहुत मददगार साबित होता है। और तीसरा, इसमें जो तीसरी किश्त मिलती है, वो जब बच्चे का प्रथम चरण का टीकाकरण, जो कि 3.5 माह का जब बच्चा हो जाता है, तब पूर्ण होता है। तो जब 3.5 माह का टीकाकरण पूर्ण हो जाता है, तब उसको, महिला को तीसरी किश्त मिलती है। इससे एक तो जो महिलाएँ होती हैं, इसमें महिला गवर्नमेंट जॉब में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ़ भले ही गवर्नमेंट जॉब में नहीं है महिला, तो उसके प्रथम बच्चे के लिए ये तीनों किश्तें उनको मिलती हैं। तो इससे जो मज़दूरी करने वाली माताएँ हैं, जो डेली वेजेस पे काम करती हैं, उनकी जो मज़दूरी की क्षति होती है गर्भावस्था के दौरान, उसकी आंशिक क्षतिपूर्ति भी इस योजना से मिलने वाले पैसों के थ्रू महिला को करवा पाते हैं, जिससे वो अपना और बच्चे के पोषण संबंधी कामों में इसका उपयोग कर सकती है। तो इसमें 5,000 की राशि 3 किश्तों में दी जाती है, जो कि उन ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राशि है, जो कि उस टाइम पे उनको, और इससे 3 अलग-अलग उद्देश्य भी फुलफिल होते हैं। पहला तो स्वास्थ्य सेवाएँ समय पे मिल जाती हैं और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करने में योगदान देती है ये योजना। और तीसरा, संपूर्ण टीकाकरण जो बच्चे का होना चाहिए, वो उसे समय पर मिल जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, जिनसे सभी को वाकिफ़ होना ज़रूरी है। जी सर। बिल्कुल, आपने महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। लोधी समाज हमारा अपना समाज जो है, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति से आप बखूबी वाकिफ हैं। उसमें कौन सी और स्पेसिफिक योजनाएं स्पेसिफिक जो कि इनके लिए लागू हो सकते हैं या इनके लिए ज्यादा लाभकारी हो सकती हैं?
उसको भी अगर कुछ योजनाएं इसके अलावा भी हों तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी। देखिए, मध्य प्रदेश की बात की जाए या भारत की बात की जाए तो ये योजनाएँ सभी लोगों के लिए हैं और जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर तबका है या नहीं भी है, तो भी इन योजनाओं का लाभ सभी व्यक्ति ले सकते हैं। कुछ योजनाएँ हैं जिसमें ये मैंने बताई शर्तें जैसे आयकर दाता ना हों। तो जब हमारा आर्थिक पृष्ठभूमि देखी जाए अगर लोधी समाज की, तो अधिकांश व्यक्ति खेती से जुड़े हुए हैं। खेती का व्यवसायीकरण नहीं है, तो आर्थिक मुद्दा कहीं न कहीं बना रहता है। जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है, शिक्षा का स्तर पहले से बढ़ा है, फिर भी और अन्य समाजों की अपेक्षा जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो इन योजनाओं से जैसे अनौपचारिक शिक्षा है, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, उसका बच्चे लाभ ले सकते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाके। आपका जो पौष्टिक आहार है, ऐसा नहीं है कि आपके घर में खाने को नहीं है, पर उस स्थानीय स्तर पे उपलब्ध सामग्री को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है आपके खाने में, किस तरह के व्यवहारगत आदतों का उपयोग करना है। जैसे कि हाथ खाना परोसते वक़्त, खाते वक़्त हाथ धोना है, किस टेक्नीक से हाथ धोना है और आपका जैसे चाय-कॉफ़ी का सेवन कब करना है, कब नहीं करना, मैदा युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो मेनली उसमें ये बताया जाता है आंगनवाड़ियों में कि आप की जो मतलब बुरी आदतें इन द सेंस कि खाने के आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। ये बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि उसके ऐसा करने से जो आपके न्यूट्रिशन जाने चाहिए खाने के थ्रू, वो प्रॉपर वे में नहीं जा पाते हैं आपकी बॉडी में। इसी तरह से अगर आप आयरन ले रहे हैं, तो उसके साथ आपको विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आँवले की चटनी हो गई, आम की चटनी हो गई, ये सब चीज़ें स्थानीय स्तर पे उपलब्ध होती हैं। तो विट आयरन का इंटेक बॉडी बॉडी में तभी होगा, वो उसको तभी होगा जब आप उसके साथ विटामिन सी लेंगे, है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं और वो किन चीज़ों से मिलता है, ये सब चीज़ें उनको बताई जाती हैं। इसके साथ ही जैसे घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएँ हैं तो उसके लिए रिहैबिलिटेट करने के लिए महिलाओं को बहुत ही मददगार साबित होगी ये योजना और बच्चों को जो उदिता योजना है, लालिमा योजना है, इस तरह की योजनाओं से एनीमिया से किस तरह से लड़ा जा सकता है, दूर किया जा सकता है। हेल्थ और हाइजीन को कैसे बनाए रखा जा सकता है, इन सब चीज़ों में बहुत मददगार साबित हैं ये सभी योजनाएँ लोधी समाज के लिए और एज़ वेल एज़ बाकी जो समुदाय हैं उन सभी के लिए। जी सर। हेलो। 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 जी। हाँ जी। एक्चुअली हमारे दर्शक थोड़ा जानना चाहते हैं अभी वर्तमान जॉब के बारे में, खासतौर पर मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर के रूप में किस तरह की संभावना आप देखते हैं, और उसको लेके चूंकि आपका स्टडी भी आपका प्ले विषय भी रहा है, तो जी। उसके बारे में कुछ जानना भी चाहते हैं और आप उसको कैसे देखती हैं? अ, जो मनोविज्ञान विषय है, वो अपने आप में इंटरेस्टिंग तो है ही और साथ में रोज़गार की कई संभावनाएँ आपको सामने प्रेज़ेंट करता है। जैसे कि एज़ अ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर मैंने अभी हाल ही में जॉइन किया है।
तो एक तो रोजगार की संभावना यही है मनोविज्ञान के क्षेत्र में कि आप नेट क्वालिफाइड करके या पीएचडी करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जो कि एक रेप्यूटेड जॉब भी है और फाइनेंशियली भी आपको काफी स्ट्रांग बनाता है। साथ में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा जो साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उसमें भी अलग-अलग करियर के ऑप्शंस होते हैं। जिस तरह जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप उसमें प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर सकते हैं और इसमें हॉस्पिटल्स में, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में आप वर्क कर सकते हैं एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इसमें जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके असेसमेंट में, उनको डायग्नोस करने में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है। हॉस्पिटल्स में इन्हें अपॉइंट किया जाता है और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह में जो रोगी होते हैं, उनकी और उनके परिवार को उस सिचुएशन से कोप करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत डिमांड है अभी हाल-फिलहाल में इंडिया में भी इसकी। तो जितने भी नवीन हॉस्पिटल्स हैं, नए-नए हॉस्पिटल्स जो खुल रहे हैं, वहाँ पे एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप जॉब कर सकते हैं, क्लिनिकल 1 ईयर डिप्लोमा करके इसमें। और एक होता है काउंसलिंग, इसमें एक जो ब्रांच है इसकी काउंसलिंग। काउंसलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिससे आप जूझ रहे होते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर तबका हो या आर्थिक रूप से सक्षम तबका हो या मध्यम वर्गीय परिवार हो या स्टूडेंट हो, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उसकी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ उथल-पुथल चलती रहती है। तो जो मैनेजमेंट होता है, उसके लिए काउंसलिंग का जो पार्ट होता है, अगर आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो काउंसलिंग की कुछ बुक्स पढ़ना आपको आपके लाइफ के मैनेजमेंट में बहुत योगदान आपके लिए साबित हो सकता है। इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उसको पहले तो डायग्नोज़ करना, क्योंकि पहले तो आप अपनी समस्या को एक्सेप्ट करें, तब तो उसका समाधान होगा। तो समस्या को डायग्नोज़ करें, उसके क्या कारण है वो पहचानने में, फिर उनका निदान किस तरह से हो सकता है, उन विकल्पों को तलाशने में काउंसलिंग साइकोलॉजी बहुत हेल्प कर सकती है। और आजकल स्कूलों में काउंसलर के पद होते हैं, सेंट्रल स्कूल में होता है। अब तो एमपी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया है कि स्कूल्स में एक काउंसलर नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आगे के समय में मुझे संभावनाएँ नज़र आती हैं कि इसकी परमानेंट पोस्ट आएँगी और अगर नहीं भी आती हैं तो एज़ अ काउंसलर आप अपना खुद का प्राइवेट सेंटर खोल सकते हैं और उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह अप्लाई करके और इस तरह से आप लोगों को मार्गदर्शन परामर्श दे सकते हैं, डेली लाइफ की समस्याओं को कोप करने के लिए। फिर इसका जो थर्ड ब्रांच आती है वो होती है चाइल्ड साइकोलॉजी या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है, जब बच्चा माता के गर्भ में आता है, इन्फेंट होता है, तब से लेके जब बच्चा धरती पे आ जाता है, उसके बाद जब वो बाल्यावस्था काल में होता है, उसके बाद जब वो एडोलसेंस किशोरावस्था में आता है, उसके बाद एडल्ट होता है ना? युवा होता है। तो लाइफ के पूरा जो लाइफ स्पैन है, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हर एज की समस्याओं के साथ समझने में, कोप करने में, बच्चे को उस तरह से उसका विकास करने में जिस समय में वो है और क्या आवश्यकता है, क्या नहीं है, उसको समझने में चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी बहुत मददगार साबित होती है। एज़ अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो स्कूल्स के सिलेबस होते हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस हुआ, सीबीएसई का सिलेबस हुआ या जो ईसीसी गतिविधियाँ होती हैं शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा की, इनका जो सिलेबस डेवलप करने में ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बहुत हेल्प करते हैं। तो विभिन्न पदों पे शासकीय, अशासकीय पदों पर इनको नियुक्त किया जाता है कि आप हमारा सिलेबस बच्चों के जो मेंटल स्टेट है, उसके हिसाब से क्या ज़रूरी होना चाहिए उस लाइफ टाइम पर, उस एज में, उसके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत अहम
योगदान प्ले करता है। जो अभी हमारे बच्चे सीबीएसई या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं, उनको भी डेवलप करने में किसी चाइल्ड साइकोलॉजी या डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का योगदान रहा है उसमें, है ना? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है साइकोलॉजी के उसमें, स्कोप है इसमें करियर का। फिर एक होता है इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। यहाँ पे बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें उनके जो एम्प्लॉयी होते हैं, उनको हायर करने में साइकोलॉजिस्ट बहुत बड़ा योगदान देते हैं कि किस पद के लिए कौन-सा व्यक्ति सूटेबल है, कौन-सी उसमें स्किल्स होनी चाहिए, इसको बताने का काम वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइकोलॉजिस्ट करता है, जो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर साइकोलॉजी को पढ़ा हुआ होता है। उनको उन पदों के लिए किस तरह से ट्रेनिंग शेड्यूल होने चाहिए, उन ट्रेनिंग शेड्यूल्स को ऑर्गेनाइज करने में जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होता है, वो बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा जो जॉब सैटिस्फैक्शन या जॉब का जो परफॉर्मेंस है, वो एम्प्लॉयी कर पा रहा है कि नहीं, उस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में, उसका मूल्यांकन करने में, असेसमेंट करने में, ये साइकोलॉजिस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा हायर किया जाता है। एक बहुत अच्छा स्कोप है, यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि ये इस फील्ड में भी रोज़गार की असीम संभावनाएँ हैं। फिर उसके बाद आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी चूँकि आज के दौर में अगर हम देखें तो विभिन्न तरह की लीग्स लीग हो रही हैं और फ्रैंचाइज़ बेस्ड गेम्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स हो रहे हैं। तो पहले से अभी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है स्पोर्ट्स की फील्ड में। तो एक स्पोर्ट पर्सन किस तरह से अपने आप को खेल के मैदान में फुली मोटिवेटेड होके अपना परफॉर्मेंस कर पाता है, इसके लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बहुत आवश्यकता होती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स जो होता है, एक टीम मैनेजमेंट का गेम होता है। तो उस टीम को किस तरह से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ खेलना है, अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, क्योंकि टीम अ अगर एकता के भाव से नहीं खेलेगी, तो वो गेम नहीं जीत पाएगी। तो इसमें हमें व्यक्तिगत प्रदर्शन ना करके पूरी टीम को का प्रदर्शन के ऊपर आपका गेम निर्भर करता है। तो उस टीम का मैनेजमेंट करने में जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है और ये इस एरिया में भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बहुत डिमांड है। हर नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में जो भी टीम जाती है, उसमें एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे अपॉइंट होता है, वो उनके साथ लीड करता है उस टीम की के स्पोर्ट्स पर्सन को जो मैदान में आने के पहले जो स्ट्रेस होता है या उसको जो नेगेटिविटी होती है, उसको दूर करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए उस स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बहुत अहम रोल अदा करता है अपना। फिर आता है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट वाला एरिया है, वो जो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो क्रिमिनल केसेस जो चल रहे होते हैं, वो जेल में जो कैदी बंद होते हैं या जेल का जो मैनेजमेंट होता है, प्रिजनर्स जो रहते हैं, उनकी क्या मनोदशा है या क्रिमिनल्स ने किस मोटिव के साथ उस घटना को अंजाम दिया, उसके पीछे उसका क्या मोटिव रहा होगा, क्या मनोदशा रही होगी, उसको समझने में और फिर उसके बाद जो भी क्रिमिनल होता है, उसकी जो साइकोलॉजी होती है, उसको समझने में ये जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो इस लाइन में भी बहुत सारी रोज़गार की संभावनाएँ हैं और यहाँ पर काम किया जा सकता है। इसके अलावा फॉरेंसिक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो जैसे दहेज प्रथा के मामले हैं, उसमें माता-पिता का डिवोर्स की प्रोसेस चल रही है और उनके जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना, बच्चे बच्चे को किसके साथ रखा जाए और अगर जहाँ तक संभावनाएँ हो तो उनके जो डिवोर्स प्रोसेस चल रही है, उसको किस तरह से कम नेगेटिविटी के साथ उन चीज़ों को सामंजस्य के साथ खत्म की जाए। उसमें ये जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। वो काउंसलिंग करके पेरेंट्स की, परिवार की, बच्चों की और उनको रास्ते सुझाता है और बताता है, तो हो सकता है कई परिवार टूटने से बच जाएँ और फिर अगर नहीं भी बच पाते हैं, तो बच्चे की कस्टडी किसे मिले? इसमें उस फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का बहुत अहम रोल होता है और
और कई जो आगे घटनाएँ घटित होने वाली हैं या क्रिमिनल की साइकोलॉजी को समझ लिया जाए या उसके मोटिव को समझ लिया जाए, तो समाज में किस तरह से चेंजेस होने चाहिए कि जो क्रिमिनल माइंड होते हैं, उस तरह के माइंड या उस तरह के व्यक्ति पैदा ही ना हो या उनका माइंड उस तरह से डेवलप ही ना हो, उन चीज़ों को रोकने में बहुत मददगार साबित होती है, ये फोरेंसिक साइकोलॉजी। उसके बाद होता है करियर काउंसलर। एक तो होता है काउंसलर और एक होता है करियर काउंसलर। जो काउंसलर होता है, परामर्शदाता होता है, वो आपका जो भी लाइफ की छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, उससे रिलेटेड आपका कोप करने में, मैनेज करने में आपकी मदद करता है और जो कैरियर काउंसलर होता है, वो स्पेसिफिक युवाओं के, बच्चों के जो कैरियर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसको बताता है। जैसे आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपको कौन-सा सब्जेक्ट 10th में चूज़ करना चाहिए। आपकी रुचि क्या है, आपकी स्किल्स कौन-सी हैं, तो कैपेसिटी से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, आपके स्किल से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट होता है। इन सब टेस्ट के हिसाब से हम बच्चे को या उसके पेरेंट्स को बता पाते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो क्या होता है कि गलत डिसीज़न लेने के पहले ही बच्चे का जो अगर गलत डिसीज़न ले लिया तो जो टाइम और एजुकेशन उसका जो वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है, वो बच सकती है इसमें। इससे और करियर काउंसलिंग में क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है, किस फील्ड में, किस तरह से अपीयर होना चाहिए, कौन-कौन से कॉलेज हैं, क्या प्रोसेस है उनकी उस कॉलेज में एडमिशन लेने की, इन सब चीज़ों पे कॉन्संट्रेट किया जाता है करियर काउंसलिंग में। इसके अलावा अगर आप वर्क कर रहे हैं और आपको ऑफ़िशियल स्ट्रेस है, आप बर्नआउट हो रहे हैं, आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको जो समस्याएँ आती हैं, उससे कोप करने में करियर काउंसलर आपका मदद करता है। डिप्रेशन वगैरह से और जो आप वर्क और होम के बीच में बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो उस बैलेंस को कैसे अचीव किया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, सामंजस्य कर पाएँ घर में और आपके जो दायित्व हैं, रोज़गार से संभावित, उनमें कैसे बैलेंस किया जाए, इसमें वो आपकी हेल्प करता है करियर काउंसलर। फिर आपका जो जॉब डिससैटिस्फैक्शन है, एक तो होता है सैटिस्फैक्शन और अगर आपको जॉब से डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है, पर आप परिवर्तन के डर से अपना ये जॉब छोड़ के दूसरा जॉब नहीं लेना चाहते हैं, तो उसमें करियर काउंसलर आपकी मदद करता है। इसके अलावा आपका जो एंग्ज़ायटी है, नया जॉब जॉइन किया है, तो आपकी जो एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन होता है, आप कैसे उत्साहित होके उस काम को कर पाएँ, उसके लिए करियर काउंसलर बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा होता है एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट होता है। न्यूरो साइकोलॉजिस्ट जो भी आपकी मेंटल इलनेस है, उसका आपके ब्रेन से क्या कोरिलेशन है, उसको समझने में, डायग्नोज़ करने में बहुत मददगार साबित होता है। तो एज़ अ न्यूरो साइकोलॉजिस्ट असीम संभावना है। इसके अलावा एक होता है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट होता है ये एमबीबीएस किए हुए होते हैं, जो कि साइकियाट्री की फील्ड में आगे चल के एमडी करते हैं, पीजी करते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में यही डिफरेंस होता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं। वो सिर्फ डायग्नोज़ करते हैं और काउंसलिंग और डायग्नोज़ के आधार पे असेसमेंट करते हैं कि क्या मेंटल इलनेस है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, मेडिकल इंटरवेंशन देते हैं और ये जो संभावना है जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, स्कूल्स में ये अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि बच्चों की लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाने के साथ-साथ टीचर्स की टीचिंग की एबिलिटी को बढ़ाने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये बच्चों के साथ-साथ टीचर्स कैसे अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाएँ, इसके लिए भी मददगार साबित होते हैं। तो ये काफ़ी सारी रोज़गार की संभावना है मनोविज्ञान के क्षेत्र में, जिनका हम लाभ लेकर कई सारी जगहों पे अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और ये सारे जितने भी फ़ील्ड मैंने अभी बताए क्लिनिकल, काउंसलिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट, फोरेंसिक और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, तो ये सारी जो फ़ील्ड हैं ये इनका भारत में भी बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। सिर्फ़ ये क्योंकि मनोविज्ञान जो है विदेशों का सब्जेक्ट था, तो अब ये वहीं तक सिमट के नहीं रह गया है। इसकी जो रोज़गार की संभावनाएँ भारत में भी असीम है, मध्य प्रदेश में भी हैं। तो इन फ़ील्ड पे आके भी अपन नए-नए काम कर सकते हैं और ये जो जॉब्स हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में
लोगों को देखने के आपके नज़रिए में काफ़ी आपको अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस नज़र आएगा। आशावादिता, पॉज़िटिविटी से भरपूर आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा इस समय। तो प्लीज़ अपने रोज़गार की संभावनाएँ तलाशें इन नए-नए एरियाज़ में। जी, मोहन जी। हाँ, मनोविज्ञान और उसका जो क्षेत्र है वो कितना विस्तृत है, उतना कितना महत्वपूर्ण है, उसमें करियर की क्या संभावना है, आपने बहुत डिटेल में बताया। खास तौर पे महिलाओं के लिए किस तरह से काम का है, और मुझे लगता है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र की जो खूबी आपने बताई, मुझे लगता है सामान्य रूप से कोई भी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले हमारे विद्यार्थियों के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, उनके लिए भी सहायक सिद्ध हो सकता है। जी, बिल्कुल। विजय जी, कोई सवाल हो हमारे दर्शकों के? हाँ सर, एक प्रश्न है सर कि मैडम मनोविज्ञान की प्रोफेसर भी हैं, तो एक्चुअली क्या है कि आज की लाइफ में तनाव बहुत बड़ी परेशानी हो गया है। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी हो, वो तनाव जो रहता है बहुत ज्यादा पैनिक रहता है। तो तनाव को अपने जीवन से दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं मैडम के अनुसार? जी सर। स्ट्रेस स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस को आप समझें। कई लोग तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जब आता है, तो उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा, आपका रोल आपको मैनेजमेंट करना होगा। इसके अलावा आपको अपनी लाइफ की नई फिलॉसफी डेवलप करनी होगी। परिवर्तनों से आपको भागना नहीं होगा, परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। सबसे पहले तो आप अवॉइड इसमें अगर 4A की हम लोग बात करें, तो सबसे फर्स्ट जो आता है अवॉइड। आप अपनी जो भी परेशानियाँ हैं या जो आपको परेशान करने वाले लोग हैं या आपके सराउंडिंग में जितने नेगेटिव लोग हैं, उन्हें अवॉइड करें। सबसे पहला तो अवॉइड। सेकंड, ऑल्टर। आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट मतलब बताना होगा। जो भी आपका आपकी जो सोशल मैनेजमेंट में जो आपने अपने लोगों को रखा हुआ है, जो परिवार के सदस्य हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, आशावादी रखते हैं, ऊर्जावान रखते हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों को आपको अपनी समस्याएँ बतानी होंगी, अपनी फीलिंग्स बतानी होगी, जो भी हैं, ताकि आपको नई दिशा मिल पाए। एक तो बताने से ही काफ़ी चीज़ें आपका स्ट्रेस हल्का हो जाता है। तो फर्स्टली आपको अवॉइड करना है उन लोगों को जो नेगेटिव हों। सेकंडली आपको अल्टर करना है अपनी फीलिंग्स बताकर। तीसरी चीज़ आती है एक्सेप्टेंस। आपको अपनी जो भी समस्याएँ हैं, उनको एक्सेप्ट करना होगा। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनको सुधारने के प्रयास नहीं कर पाएँगे। तो तीसरा ए आता है एक्सेप्ट। अपनी गलतियों से सीखें। जो भी आपके पुराने अनुभव हैं, जो भी आपने गलतियाँ की हैं, अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करें और उससे क्या अच्छी चीज़ निकल के आ सकती है, उसे सीखें और गलतियों से सीखें, आप मना करना सीखें, आप अपने आप से बात करें, अपने स्वयं को एनहांस करने के लिए बात करें। आप सेल्फ टॉक करें पॉजिटिव और प्रतिदिन आप ये विचार अपने मन में रखें कि आई कैन डू दिस, आई एम द बेस्ट। ये सारी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं जो आपको अपनानी होगी अपने आप को स्ट्रेस से मैनेज करने के लिए। तो फर्स्ट हो गया अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट। फोर्थ आता है अडेप्ट। आपको आपको चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको अपने मन में ये बोलना पड़ेगा, आई कैन हैंडल दिस, आई कैन डू दिस, आई एम द बेस्ट, है ना? ये सारी चीज़ें तो ये आपको स्ट्रेस से कोप करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। तो ये जो 4 एज़ मैंने बताए अवॉइड, अल्टर, एक्सेप्ट, एडेप्टेबल इसको आप जब अपनाएँगे, तो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप सुधरते हुए देखेंगे। इसके अलावा आप रिलैक्सेशन का 5-10 मिनट अपने जब दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप एक्सरसाइज से शुरुआत करें। योगा, मेडिटेशन को अपनी लाइफ में शामिल करें। एक्सरसाइज को शामिल करें, रिलैक्सेशन को शामिल करें। कुछ नहीं तो शवासन थोड़ी देर के लिए साँस ढीली करके आप लेट जाएँ और मन में जितने विचार आने हैं, आने दीजिए और धीरे-धीरे आप जिन भी आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनको याद करें। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। फिर है आपका टाइम मैनेजमेंट। जैसे आप अपने प्रेफ़रेंस जो भी हैं डेली की क्या करना है, प्राथमिकता के आधार पे डिसाइड कर लें उसे और उन कामों को करें, जो बहुत ज़रूरी है उनको पहले करें, जिनको आप टाल सकते हैं उनको भी टालें नहीं, मतलब आप उसी दिन में कर सकते हैं तो करें, मैनेज नहीं हो पा रहा है तो उसको नेक्स्ट डे में रखें। इसके बाद रोल मैनेजमेंट। आप ना करना सीखें, सारी चीज़ों को आप
मत ओढ़ें कि मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, मना करूँगा तो सामने वाले को कैसा लगेगा। तो ये छोटी-छोटी सी टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और एक सपोर्टिंग ग्रुप अपने पास हमेशा रखें आस-पास। नेगेटिव व्यक्ति को दूर रखें अपने आप से। स्ट्रेस अपने आप मैनेज हो जाएगा आपका। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हमारे दर्शकों के लिए और हम आशा करते हैं हमारे दर्शक इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। मैडम हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन आपने क्या है कि कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट किया है इम्प्रूवमेंट करके आप इस पोज़ीशन पे पहुँची हैं। तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताएँ कि सफलता उनको क्यों नहीं मिल पाती है? और उनमें क्या कमी हो जाती है, कहाँ पर कमी हो जाती है जिससे उनको सफलता नहीं मिलता है? सफलता प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है? सर देखिए, मैंने अपना जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी, तब भी मैंने ये बताया कि आपकी लाइफ का एक गोल होता है, जिसको अचीव करने के लिए आपको सब गोल्स बनाने होते हैं, छोटे-छोटे गोल्स होते हैं। जैसे कोई भी समस्या है, उसका समाधान करना है। हमारे पास जो गोल है, उसको अचीव करना हमारी अभी फिलहाल समस्या है। तो उसको अचीव करने के लिए जैसे सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम का मैं उदाहरण लेती हूँ, तो हमारा फर्स्ट उसका सब गोल है प्री क्वालीफाई करने के लिए हमें रेडी रहना, मेंस के लिए हमें प्रॉपर तैयारी करना और उसके बाद इंटरव्यू के लिए और तीनों के लिए डिफरेंट तैयारी चाहिए होती है क्योंकि प्री ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है और इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी आपको दिखानी होती है। तो ये तीनों चीज़ों के लिए अलग-अलग तैयारी करनी होती है। तो हमें इन तीनों लेवल की तैयारी को अच्छे से करना है, सब इसमें डिवाइड करें आप प्रतिदिन, अपना एक टाइम टेबल बनाएँ, शेड्यूल बनाएँ, जो टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसको अहमियत देते हुए काम करें। क्योंकि अगर सरकार का किसी भी व्यक्ति ने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम निकाला है, तो आप भी डेफिनिटली निकाल सकते हैं। समय ज़रूर लगेगा पर अगर आप निकाल लिए तो आप निकाल सकते हैं। ये मन में धारणा रखें। तो घबराएँ नहीं, हमें बहुत कुछ सिखाती है। जो क्वेश्चन है एनालिसिस करें, कहाँ गलती रह गई थी, कहाँ हमने मिस्टेक हम आगे ना दोहराएँ। अक्सर के लिए अपने आप को रेडी रखें और जैसे ही अवसर मिले, आप अपना बेस्ट दें, लेना। ये सब कुछ रखें, पॉजिटिव एनर्जी से रख रहे हैं, आशावादी हैं, रविष्ट है, है बोलना मुश्किल है, जब प्रैक्टिस तो पर्सनैलिटी में ऐड ऑन होता जाता है वो चीज़ें। तो इसके लिए आपको थोड़ी-सी कि आपको अपने सेल्फ मैनेजमेंट पे जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उस पे काम करना होगा। ये जो हम मन होता है, इसको हम चाहें वैसा हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसको करना होगा कि हर सिचुएशन में अच्छी चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ें, एनर्जी ग्रहण करें, पॉजिटिव चीज़ों को हुए आगे बढ़ें। अपने अंदर से अगर हम सीखते गए, तो बहुत टाइम लगेगा। हम हमारे आस-पास जो लोग हैं, जो सिलेक्ट होके जा रहे हैं, उनके अनुभव भी हम सीखें, कैसे तैयारी से स्ट्रेटजी अपनाई। हाँ, उनकी जो राइट थी उन्होंने किस तरह उसको इम्प्रूव किस तरह से प्रैक्टिस करी, तो उनके अनुभव को लेते हुए हम चलेंगे तो बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाएँगे। जी। मैम आपका नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू क्रिएट कर रहा है, तो मैं चाहूँगा आप वीडियो ऑफ कर लें। सर आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है। जी, जी। अभी क्लियर आ रही है मैडम? हाँ, कैला जी आपको कोई प्रश्न हो तो आप मैडम से पूछ सकते हैं। जी, जी। बट मैडम का वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं कह रहा था मैडम वीडियो ऑफ कर लें, जिससे कि आवाज़ क्लियर आती रहे आपको। अच्छा। जी। ओके, ओके। जी। जी, थैंक यू मैम। हमारे एक दर्शक का प्रश्न है, मैं पहले उन प्रश्नों को उठाना चाहूँगा। जी, हमारे एक दर्शक हैं लतेश राजपूत जी। उन्होंने पूछा है कि कोई इंस्टीट्यूट का नाम बताएं क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिप्लोमा जहाँ से किया जा सके और उसके लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस है, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है क्लिनिकल साइकोलॉजी डिप्लोमा के लिए? हेलो। जी मैडम, आई थिंक आप डिस्कनेक्ट हो गए। डिस्कनेक्ट हो गया था, वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। जी, जी। मैं प्रश्न फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको दिख भी रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जी सर, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का आप कुछ पूछ रहे थे। जी, जी, सर जी मैडम। उसमें
उसमें देखिए सर, बेसिक तो आपको जो बीए है और कई इंस्टीट्यूट बीएससी भी कराते हैं साइकोलॉजी में। तो आपको पहले तो ये जो बेसिक है, आपको जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो लेनी होगी। उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी में 1 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा हैदराबाद, बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, इवन एमपी में भी होते हैं। तो यहाँ करके आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने आप को रजिस्टर करा के आप अपनी क्लिनिक भी खोल सकते हैं और आप किसी हॉस्पिटल या ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम हम जब एक ये रखेंगे सेशन, तो उसमें ये जो मनोविज्ञान में रोजगार की संभावनाएं हैं, कहाँ पे कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रिपरेशन होती है, सिर्फ इस विषय पर एक हम रखेंगे नेक्स्ट टाइम, ताकि इस विषय में जी, मैं आपका संदेश समझ गया मैडम। हेलो। विजय जी। हाँ कैलाश जी। मैडम का शायद नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। आज उनके यहाँ पावर कट का भी इश्यू था, शायद मोबाइल नेटवर्क से काफी देर तक वो जुड़ी रही, इससे इश्यू आ रहा है। जी तो बट उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। शायद पुनः संपर्क जुड़ गया है। जी मैडम, आप कुछ जी संदेश दे रही थी। जी एक कहना चाह रही थी कि स्पेशली मनोविज्ञान में रोजगार की संभावनाओं, जिसमें जी कौन-कौन से इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में या बाहर, और उनका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है और उसके लिए किस तरह की तैयारी चाहिए होती है, सिर्फ इस विषय पे उस सेशन को रखा जाए। तो क्योंकि ये बहुत ब्रॉड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जी मैडम। पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाएँगे तो वो जस्टिस नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए उस क्वेश्चन के साथ। तो पूरा शेड्यूल एक इस पे मैं आगे अगर आप लोग मौका देंगे तो इसमें रखवाना चाहती हूँ मैं, जिससे जो कि हमारे युवा हैं, उनको एक नई अप्रोच मिल सके कि वो किस और दिशा में अपनी रोजगार की संभावनाओं को तलाश सकते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र। जी, बहुत अच्छा सुझाव है मैम। थैंक यू, आपकी तरफ से ये सुझाव आया। हम बिल्कुल आपको बहुत जल्दी ही इस संबंध में एक कार्यक्रम रख के आपको जोड़ेंगे। विजय जी, आपका कोई अन्य प्रश्न हो? कैलाश जी, मैडम ने हमारे दर्शकों के सभी प्रश्नों का बहुत ही सटीक और बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब दिया हुआ है, जिससे हमारे दर्शकों के लिए मालूम पड़ा कि किस किस से क्या क्या रोजगार के नए क्षेत्र उपलब्ध हो सकते हैं और अपने स्ट्रेस को भी कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए मैं मैडम का हमारे जागरूक समाज मंच पे आई, इसलिए मैडम का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वह मंच पे आई तथा हमारे दर्शकों की सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसलिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, समस्त लोधी समाज को, जागो लोधी समाज को बहुत-बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इस मंच से जुड़ने का मौका दिया, और आगे भी हम इस तरह से कार्यक्रम बहुत धन्यवाद। करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।